नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं जो नेस्बो के लिखे जासूसी उपन्यास द बैट का हिंदी अनुवाद एक हसीना का कत्ल के अंश 2 का अध्याय 25। मिस्टर बीन। तो आप जल्द ही जा रहे हैं? हाँ। हैरी अपनी गोद में कॉफी का कप लेकर बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या किया जाए। मैककॉर्मैक अपनी मेज पर से उठा और खिड़की के पास टहलने लगा। तो क्या तुमको लगता है कि हम मामले को सुलझाने से अभी भी काफी परे हैं? तुम सोचते हो कि जनता के बीच कोई मनोविकृत रोगी है, एक गुमनाम हत्यारा जो आवेश में आकर हत्या कर देता है और कोई सुराग नहीं छोड़ता, और हमें आशा और प्रार्थना करनी होगी कि अगली बार जब वह हमला करे तो कोई गलती करे? मैंने ऐसा नहीं कहा सर। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास योगदान देने के लिए कुछ है। साथ ही मुझे ये बताने के लिए फोन आया था कि ओस्लो में उन्हें मेरी जरूरत है। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने यहां अच्छी तरह से खुद को बरी कर लिया है होली। मैं समझता हूं कि घरेलू स्तर पर आपकी पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा सर। बाकी दिन की छुट्टी ले लो और जाने से पहले सिडनी के कुछ नज़ारे देख लो होली। मैं पहले एलेक्स टोमारोज को हमारी पूछताछ से हटा दूं सर। मैककॉर्मैक खिड़की से बाहर बादलों से घिरे और घुटन भरे गर्म सिडनी को देख रहा था। मुझे भी घर की बहुत इच्छा है होली, खूबसूरत समुद्र के उस पार। जी? कीवी। मैं कीवी हूं होली। जब मैं 10 साल का था तब मेरे माता पिता यहाँ आए थे। वहाँ लोग एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं। मुझे खैर कुछ ऐसा ही याद है। हम और कई घंटों तक नहीं खुलने वाले हैं, हाथ में झाड़ू लिए हुए एक क्रोधित महिला ने दरवाजे पर कहा। वो ठीक है, मिस्टर टोमारोज के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। हैरी ने ये सोचते हुए कहा कि क्या वह नॉर्वेजियन पुलिस बैच से आश्वस्त होगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ी। उसने हैरी के प्रवेश करने लायक ही दरवाजा खोला। वहां बासी बियर और साबुन की गंध आ रही थी, और अजीब बात यह थी कि अब जब एल्बरी को खाली और दिन के उजाले में देखा तो वो छोटा लग रहा था। उसने बार के पीछे अपने कार्यालय के अंदर एलेक्स टोमारोज उर्फ मिस्टर बीन उर्फ फिडलर रे को पाया। हैरी ने अपना परिचय दिया। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं मिस्टर होली? वह तेजी से और स्पष्ट रूप से विदेशी लहजे में बोला, जैसे विदेशी, भले ही वे वर्षों से किसी देश में रह रहे हों, अक्सर करते हैं। इतने कम समय के नोटिस पर मिलने के लिए सहमत होने के लिए धन्यवाद श्रीमान टोमारोज। मैं जानता हूं कि अन्य अधिकारी यहां आए हैं और उन्होंने आपसे बहुत सारी बातें पूछी हैं, इसलिए मैं आपको आवश्यकता से अधिक समय तक व्यस्त नहीं रखूंगा। वह ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे बहुत काम है, हिसाब किताब मैं समझता हूं। आपके बयान से मुझे पता चला कि जिस शाम इंगर होल्टर लापता हुई थी उस दिन आप हिसाब किताब कर रहे थे। क्या यहाँ आपके साथ कोई था? अगर आपने मेरे बयान को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो मुझे यकीन है कि आपने पढ़ा होगा कि मैं अकेला था। मैं हमेशा अकेला होता हूं। हैरी ने टोमारोज के घमंडी चेहरे और राल भरे मुंह का अध्ययन किया। मुझे तुम पर विश्वास है, उसने सोचा। हिसाब किताब कर रहा था, पूरी तरह से और जोर शोर से। अगर मैं चाहता तो बिना किसी को कुछ पता चले इस जगह से लाखों डॉलर का चूना लगा सकता था। तो फिर तकनीकी रूप से आपके पास कोई चश्मदीद नहीं है। टोमारोज ने अपना चश्मा उतारा। तकनीकी तौर पर मैंने 2 बजे अपनी मां को फोन किया और कहा कि मेरा काम पूरा हो गया है और मैं घर जा रहा हूं। तकनीकी रूप से 1 बजे जब बार बंद हो गया था और 2 बजे के बीच बहुत कुछ किया जा सकता था श्रीमान टोमारोज। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप संदेह के दायरे में हैं या कुछ और। टोमारोज बिना पलकें झपकाए उसकी ओर देखता रहा। हैरी ने अपने खाली नोटपैड पर नजर डाली और कुछ ढूंढने का नाटक किया।
वैसे आपने अपनी माँ को फोन क्यों किया था? क्या रात के 2 बजे किसी को इस तरह का संदेश देने के लिए फोन करना कुछ अजीब नहीं है? मेरी माँ को ये जानना अच्छा लगता है कि मैं कहाँ हूँ। पुलिस ने उनसे भी बात की है, इसलिए मुझे नहीं पता कि हमें दोबारा इस सब से क्यों गुजरना पड़ रहा है। आप ग्रीक हैं, है ना? मैं एक ऑस्ट्रेलियाई हूँ और 20 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। मेरी माँ अब ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। और कुछ? वह अपने आप को अच्छे से काबू में रखे हुए था। आपने इंगर होल्टर में व्यक्तिगत रुचि दिखाई। जब उसने आपको अस्वीकार कर दिया तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? तोमारोस ने अपने होंठ पर जीभ फेरी और वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन रुक गया। जीभ फिर प्रकट हुई। सांप की तरह, हैरी ने सोचा। एक बेचारा छोटा काला सांप जिससे हर कोई घृणा करता है और मानता है कि यह हानि रहित है। मिस होल्टर और मैंने साथ में डिनर करने के बारे में बात की थी, अगर आप इस ओर इशारा कर रहे हैं तो। वह अकेली ऐसी व्यक्ति थी जिससे मैंने पूछा था। आप किसी अन्य से पूछ सकते हैं, जैसे कैथरीन और बर्गिता। मेरे लिए यह बहुत जरूरी है कि मैं अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखूं। आपके कर्मचारी? जी, तकनीकी रूप से मैं बार मैनेजर। खैर, मिस्टर बार मैनेजर, आपको उसके बॉयफ्रेंड का यहाँ आना कैसा लगा? तोमारोस के चश्मे पर धुंध छाने लगी थी। इंगर के कई ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए मेरे लिए यह जानना असंभव था कि उनमें से कौन उसका प्रेमी था। तो उसका कोई बॉयफ्रेंड था? उसके लिए अच्छा है। हैरी को तोमारोस के लापरवाह लगने की कोशिश को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक होने की आवश्यकता नहीं थी। तो तोमारोस, तुम्हें पता नहीं था उसके किसके साथ घनिष्ठ संबंध थे? उसने अपने कंधे घुमाए। बेशक वहां जोकर था, लेकिन उसका झुकाव कहीं और था। विदूषक? ऑटो रेक्थनागेल यहां नियमित रूप से आते हैं। वह उसे खाना देती थी। कुत्ते के लिए! हैरी चिल्लाया। तोमारोस अपनी कुर्सी पर से उछल पड़ा। हैरी उठा और एक मुक्का अपनी हथेली पर मारा। अरे हाँ, ऑटो को कल एक बैग दिया गया था। ये बचा हुआ भोजन कुत्ते के लिए था। मुझे अब याद आया, उसने कहा था कि उसके पास एक कुत्ता है। इंगर ने बर्गिता को बताया था जिस शाम वह लापता हो गई थी, उस दिन वह कुत्ते के लिए बचा हुआ खाना ले जा रही थी और हमने ये मान लिया था कि वे मकान मालिक के कुत्ते के लिए थे, लेकिन तस्मीनियाई शैतान शाकाहारी है। क्या आप जानते हैं कि बचा हुआ खाना क्या था? क्या आप जानते हैं रेक्थनागेल कहाँ रहता है? हे भगवान, मुझे कैसे पता होगा? तोमारोस ने भयभीत होकर कहा। उसने अपनी कुर्सी को पीछे किताबों की अलमारी तक धकेल दिया था। ठीक है, मेरी बात सुनो। इस बातचीत के बारे में चुप रहना। अपनी प्यारी मां से भी इसका जिक्र मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काटने के लिए वापस आ जाऊंगा। क्या आप समझ रहे हैं मिस्टर तोमारोस? एलेक्स तोमारोस ने बस सिर हिलाया। और अब मुझे एक फोन कॉल करना है। पंखा बुरी तरह चरमरा रहा था, लेकिन कमरे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। सभी का ध्यान योंग पर केंद्रित था, जिसने ओवरहेड प्रोजेक्टर पर ऑस्ट्रेलिया का नक्शा दिखाते हुए पारदर्शिता रखी थी। मानचित्र पर उसने छोटे छोटे लाल बिंदु लगा दिए थे, जिनके साथ में तारीखें लिखी हुई थीं। उसने कहा, ये बलात्कार और हत्याओं के समय और स्थान हैं जिनके लिए हमें लगता है कि हमारा आदमी जिम्मेदार है। हमने पहले भी कुछ भौगोलिक या लौकिक पैटर्न खोजने की कोशिश की है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अब ऐसा लग रहा है जैसे हैरी को हमारे लिए एक मिल गया है। योंग ने उसी मानचित्र के साथ पहली पारदर्शिता के स्थान पर एक और पारदर्शिता रखी। इसमें नीले बिंदु थे जो नीचे के लगभग सभी लाल बिंदुओं को कवर करते थे। ये क्या है? वॉटकिंस ने चिढ़कर पूछा। ये एक सर्कस ऑस्ट्रेलियन ट्रैवलिंग शो पार्क द्वारा प्रस्तुत शो की सूची से लिया गया है और इंगित करता है कि वे उन प्रासंगिक तिथियों पर कहाँ थे। पंखे ने अपना विलाप जारी रखा, लेकिन अन्यथा सम्मेलन कक्ष में
बिल्कुल शांति थी। हे प्रभु, हमें वो मिल गया, लेबी चिल्लाया। योंग ने मुस्कुराते हुए कहा, सांख्यिकी रूप से कहें तो इसके संयोग होने की संभावना लगभग 40 लाख में से एक है। ठहरो ठहरो, वह कौन है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? वॉटकिंस ने हस्तक्षेप किया। हम इस आदमी की तलाश कर रहे हैं, योंग ने तीसरी पारदर्शिता रखते हुए कहा। एक पीले, थोड़े फूले हुए चेहरे पर एक अस्थाई मुस्कान के साथ 2 उदास आंखें स्क्रीन से उन्हें देख रही थीं। हैरी आपको बता सकता है कि ये कौन है? हैरी खड़ा हुआ। ये 42 साल का एक पेशेवर विदूषक ऑटो रेक्थनागेल है, जो पिछले 10 वर्षों से ऑस्ट्रेलियन ट्रैवलिंग शो पार्क के साथ काम कर रहा है। जब सर्कस नहीं चल रहा होता है तो वह सिडनी में अकेला रहता है और फ्रीलांस प्रदर्शन करता है। फिलहाल उसने शहर में शो करने वाली एक छोटी मंडली शुरू की है। जहां तक हम देख सकते हैं उसका रिकॉर्ड साफ सुथरा है। वह किसी भी यौन अपराध के सिलसिले में कभी भी सुर्खियों में नहीं रहा है और उसे मिलनसार, शांत व्यक्ति माना जाता है, हालांकि कुछ हद तक सनकी भी। समस्या ये है कि वह मृतक को जानता था। वह उस बार में नियमित रूप से जाता था जहां इंगर होल्टर काम करती थी और वे समय के साथ साथ अच्छे दोस्त बन गए थे। जिस रात उसकी हत्या हुई वो संभवतः रेक्थनागेल के पास जा रही थी, उसके कुत्ते के लिए भोजन लिए। उसके कुत्ते के लिए खाना? लेबी हंसा। रात के 1:30 बजे? मुझे लगता है कि हमारे जोकर के दिमाग में कुछ और चल रहा था। और यहीं आपने मामले के विचित्र पक्ष पर अपनी उंगली रख दी है, हैरी ने कहा। ऑटो रेक्थनागेल ने 10 साल की उम्र से ही 100% कार्ड रखने वाले समलैंगिक के रूप में एक छवि बनाए रखी है। इस जानकारी से मेज पर इधर उधर बड़बड़ाने की आवाजें आने लगीं। वॉटकिंस तड़प उठा। क्या आप मानते हैं कि इस तरह का एक समलैंगिक व्यक्ति 7 महिलाओं की हत्या कर सकता है और 6 गुना अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार कर सकता है? मैकॉर्मैक कमरे में प्रवेश कर चुका था। उन्हें सारी बात बता दी जा चुकी थी। यदि आप अपने पूरे जीवन में विशेष रूप से समलैंगिक मित्रों के साथ एक खुशहाल समलैंगिक रहे हैं तो शायद ये इतने आश्चर्य की बात नहीं है कि आप एक दिन परेशान हो जाते हैं जब आपको पता चलता है कि किसी को देखकर आपको कुछ होने लगता है। क्राइस्ट, हम सिडनी में रह रहे हैं। ये दुनिया का एकमात्र शहर है जहां असमलैंगिक लोग अपने बारे में ये बातें छिपा के रखते हैं। मैकॉर्मैक की तेज हंसी ने योंग की गधे जैसी हंसी को दबा दिया था, जो इतना हंस रहा था कि उसकी आंखें उसके चेहरे पर 2 संकीर्ण दरार सी बन गई थीं। वॉटकिंस ने खुद को इन सब हंसी से प्रभावित नहीं होने दिया। उसने अपना सिर खुजाया। फिर भी यहाँ कुछ चीजें हैं जो एक दूसरे से नहीं पैठ रहीं। कोई व्यक्ति जो इतना कठोर और शातिर रहा हो, वह अचानक खुद को इस तरह क्यों प्रकट करेगा? किसी पीड़ित को इस तरह घर क्यों बुलाएगा? मेरा मतलब है, वह नहीं जान सकता था अगर इंगर ने दूसरों को बताया था कि वह कहाँ जा रही थी। अगर होती तो वह हमें सीधे उसके पास ले जाती। इसके अलावा ऐसा लगता है कि अन्य पीड़ितों को यादृच्छिक रूप से या कहें तो यूं ही चुना गया था। वह अचानक इस तरीके को तोड़कर ऐसी लड़की को क्यों चुनेगा जिसे वह जानता हो? इस बेचारे कमीने के बारे में हम केवल यही जानते हैं कि उसका कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं है। लेबी ने अपनी एक अंगूठी पर फूंक मारते हुए कहा। हालांकि ऐसा लगता है मानो उसे विविधता पसंद है, सिवाय इसके कि पीड़ितों को सुनहरे बालों वाली होना चाहिए। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन पर अंगूठी चमकाई और इसके बाद अक्सर उनका गला घोंटता है। 40 लाख में से एक, योंग ने दोहराया। वॉटकिंस ने आह भरी। ठीक है, मैं हार मान लेता हूं।
शायद हमारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। शायद उसने आखिरकार वो अति महत्वपूर्ण गलती कर दी है। अब आप क्या करने जा रहे हैं? मैककॉर्मिक ने पूछा। हैरी बोला, ऑटो रेक्थनागेल के अपने घर पर होने की संभावना नहीं है। उसे आज रात बॉन्डी बीच पर अपने सर्कस मंडली के साथ प्रदर्शन करना है। मेरा सुझाव है कि हम जाकर शो देखें और उसके तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लें। मैककॉर्मिक ने कहा, मुझे दिख रहा है कि हमारे नॉर्वेजियन सहयोगी को नाटकीयता पसंद है। अगर प्रदर्शन में बाधा डालनी होगी तो मीडिया सीधे उस पर पहुंच जाएगा सर। मैककॉर्मिक ने धीरे से सिर हिलाया। वॉटकिंस, मुझे इससे समस्या नहीं है सर। ठीक है, उसे पकड़ लाओ लड़कों। अध्याय 26। एक और मरीज। एंड्रू ने रजाई को अपनी ठुड्डी तक खींच लिया था और ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही लेटा हुआ था। उसके चेहरे के किनारे की सूजन ने मनोरंजक रंगों का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लिया था और जब उसने हैरी को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की तो उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। हे भगवान, क्या मुस्कुराने में इतना दर्द हो रहा है? हैरी ने पूछा। सब कुछ दर्द करता है, सोचने से दर्द होता है। उसके सिरहाने की मेज पर फूलों का गुलदस्ता रखा था। किसी गुप्त प्रशंसक से? यदि तुम ऐसा सोचना चाहो तो उसका नाम ऑटो है और कल टुवुम्बा आ रहा है और आज तुम यहाँ हो। अच्छा लगता है देख के कि लोग आपको प्यार करते हैं। मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूं। तुमको इसे तब पीना होगा जब कोई नहीं देख रहा हो। हैरी ने एक लंबा गहरे रंग का सिगार उठाया। मजूरो, बिल्कुल, मेरे प्यारे नॉर्वेजियन सुनहरे बालों वाले की ओर से। एंड्रू मुस्कुराया और सावधानी से हंसा। मैं तुम्हें अब कब से जानता हूं एंड्रू? एंड्रू ने सिगार को ऐसे सहलाया मानो वह कोई बिल्ली हो। अब लगभग 1 सप्ताह हो गया होगा दोस्त। हम जल्द ही भाइयों की तरह होंगे। और किसी को वास्तव में जानने में कितना समय लगता है? क्या है कि हैरी, जरूरी नहीं कि बड़े अंधेरे जंगल के टूटे फूटे रास्तों को जानने में ज्यादा समय लगे। कुछ लोगों के पास अच्छे सीधे रास्ते और स्ट्रीट लैंप और सड़क चिन्ह होते हैं। ऐसा लगता है कि वे आपको सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन यहीं आपको सावधान रहना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को हल्के में न लें, क्योंकि आप जंगल के जानवरों को रोशनी वाले रास्तों पर नहीं पाते। आप उन्हें बड़ी और छोटी झाड़ियों में पाते हैं। और उन्हें जानने में कितना समय लगता है, ये इस पर निर्भर करता है कि वहाँ कौन है और जंगल पर। कुछ जंगल दूसरों की तुलना में अधिक गहरे हैं। और तुम्हारा जंगल कैसा है? एंड्रू ने सिगार को अपनी बेडसाइड टेबल की दराज में रख दिया। गहरा, मादुरो सिगार की तरह। उसने हैरी की ओर देखा। लेकिन निश्चित रूप से तुमको इसका पता चल गया है। मैंने तुम्हारे एक मित्र से बात की है जिसने इस बात पर थोड़ा और प्रकाश डाला है कि एंड्रू केंसिंगटन कौन है। हाँ, ठीक है, तो तुम जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अपने आप को रोशन रास्तों से धोखा न खाने देने के बारे में। लेकिन तुम में भी कुछ अंधेरे रास्ते हैं, इसलिए मुझे तुमको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब? इसको ऐसे कहें कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने कई आदतें छोड़ दी हैं। उदाहरण के लिए शराब पीना। मुझे लगता है कि हर कोई ऐसा करता है। हैरी बुदबुदाया। तुम जो कुछ भी करते हो वह अपने निशान छोड़ता है ना? तुमने जो जीवन जिया है वह तुम पर साफ साफ लिखा है उन लोगों के लिए जो पढ़ सकते हैं। और तुम पढ़ सकते हो?
एंड्रू ने अपनी बड़ी मुट्ठी हैरी के कंधे पर रखी। हैरी ने सोचा वह बहुत जल्दी प्रफुल्लित हो गया था। मुझे तुम पसंद हो हैरी, तुम मेरे दोस्त हो। मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि चीज़ें किस बारे में हैं, इसलिए गलत जगह पर मत देखो। मैं उन लाखों अकेले लोगों में से एक हूँ जो इस धरती पर रहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत अधिक गलतियाँ किए बिना स्वयं को बरी करने का प्रयास कर रहा हूँ। कभी कभार मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करने के लिए शीर्ष पर भी हो सकता हूँ। बस इतना ही। मैं यहाँ महत्वपूर्ण नहीं हूँ हैरी। मेरे बारे में जानना तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। अरे, मुझे खुद अपने बारे में बहुत कुछ जानने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं? जब तुम्हारे जंगल में इतना अंधेरा हो कि तुम्हें खुद इसका पता न चले, तो अपने अंदर खोज पर न जाना ही बुद्धिमानी है। तुम जल्द ही खुद को एक असंभव मिशन पर पा सकते हो। हैरी ने हाँ में सिर हिलाया और बैठकर फूलदान में फूलों को देखने लगा। क्या तुम संयोग में विश्वास रखते हो? उसने पूछा। वेल, एंड्रू ने कहा, जीवन काफी असंभावित आकस्मिक घटनाओं की एक जुड़ी हुई श्रृंखला से बना है। उदाहरण के लिए, जब तुम लॉटरी टिकट खरीदते हो और तुमको नंबर 822531 मिलता है, तो तुमको वह नंबर लगने की संभावना लाखों में एक होती है। हैरी ने फिर सिर हिलाया। मुझे जो बात परेशान करती है, उसने कहा, वह ये है कि मुझे वह लॉटरी नंबर लगातार कई बार लगा है। सचमुच? एंड्रू कराहते हुए बिस्तर पर बैठ गया। अंकल एंड्रू को बताओ। सिडनी पहुंचने पर सबसे पहली बात जो होती है वह ये है कि मैंने सुना है कि वास्तव में तुमको ये मामला सौंपा ही नहीं जाना था, लेकिन तुमने इंगर होल्टर की हत्या का मामला सौंपे जाने पर जोर दिया और इसके अलावा विशेष रूप से मेरे साथ काम करने के लिए कहा, एक विदेशी के साथ। उस समय मुझे अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए थे। अगली चीज जो तुम करते हो वह ये है कि कुछ समय बिताने के लिए एक अर्ध मनोरंजक सर्कस प्रदर्शन देखने के बहाने मुझे अपने किसी मित्र से मिलवाते हो। पहली शाम को मैं सिडनी के 40 लाख निवासियों में से इस एक व्यक्ति से मिलता हूँ। एक आदमी, 40 लाख में से एक। वही आदमी फिर से सामने आता है। वैसे हम $100 की बहुत ही अंतरंग शर्त भी लगाते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि वह उस बार में आता है जहां इंगर होल्टर काम करती थी और ऐसा लगता है कि वह उसे जानता था। फिर से 40 लाख में से एक। और जब हम एक संभावित हत्यारे, सटीक रूप से कहें तो इवांस व्हाइट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो तुमको अचानक एक ऐसे संपर्क का पता चलता है जिसने व्हाइट को देखा है, जो इस महाद्वीप के 180 लाख लोगों में से एक है। एक संपर्क जो सभी स्थानों को छोड़ निम्बिन में होता है, हत्या की उसी रात। ऐसा लग रहा था कि एंड्रू गहरी सोच में डूब गया है। हैरी आगे बोला, तो तुम्हारे लिए मुझे उस पब का पता देना स्वाभाविक है जहां इवांस व्हाइट का गिरोह नियमित रूप से आता है, ताकि दबाव में वे उस कहानी की पुष्टि कर सकें जिस पर हर कोई विश्वास करना चाहता है कि व्हाइट इसमें शामिल नहीं है। 2 नर्सें अंदर आ गई थीं और उनमें से एक ने बिस्तर का सिरा पकड़ा। दूसरे ने मैत्रीपूर्ण लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मुझे ये कहते हुए खेद है कि मिलने का समय अब समाप्त हो गया है। मिस्टर केंसिंगटन को ईईजी परीक्षण कराना है और डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं। हैरी एंड्रू के कान की ओर झुक गया। मैं अधिक से अधिक एक औसत बुद्धि का व्यक्ति हूं एंड्रू, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ बताना चाह रहे हो। मैं नहीं जानता
कि तुम इसे सीधे तौर पर क्यों नहीं कह सकते, या तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? क्या तुम पर किसी का दबाव है एंड्रू? जैसे ही नर्सों ने दरवाजा खोला और बिस्तर को कॉरिडोर में लेके चली, वो भी बिस्तर के साथ साथ भागने लगा। एंड्रू अपने तकिए पर झुक चुका था और अपनी आंखें बंद कर ली थीं। हैरी, तुमने कहा था कि इस धरती पर रहने वाले पहले लोगों के बारे में गोरों और आदिवासियों की कहानी कमोबेश एक जैसी ही थी, क्योंकि हमने उन चीजों के बारे में भी वही निष्कर्ष निकाले थे जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि हम सब में कुछ विचार प्रक्रियाएं जन्म से होती हैं। एक और यह संभवतः सबसे मूर्खतापूर्ण बात थी जो मैंने कभी सुनी थी, लेकिन दूसरी ओर मुझे आशा है कि तुम सही हो। अगर ऐसा है तो सिर्फ अपनी आंखें बंद करके देखने की जरूरत है। एंड्रू, हैरी ने उसके कान में फुसफुसाया। वो लिफ्ट के पास रुक गए थे और नर्सों में से एक ने दरवाजा पकड़ रखा था। मेरे साथ खेलो मत एंड्रू, सुना तुमने? क्या वह ऑटो है? क्या ऑटो बब्बर है? एंड्रू ने अपनी आंखें खोली। कैसे? हम आज शाम उसे गिरफ्तार करने जा रहे हैं, शो के बाद। नहीं। एंड्रू आधा बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन एक नर्स ने उसे सावधानी से लेकिन मजबूती से वापस पीछे धकेल दिया। डॉक्टर ने आपको चुपचाप लेटे रहने के लिए कहा है मिस्टर केंसिंगटन। याद रखें, आपको गंभीर चोट लगी है। वह हैरी की ओर मुड़ी। आप आगे साथ नहीं जा सकते। एंड्रू ने फिर से उठने के लिए संघर्ष किया। अभी नहीं हैरी, मुझे 2 दिन का समय और दो। अभी नहीं। मुझसे वादा करो, तुम 2 दिन इंतजार करोगे। सिस्टर, भाड़ में जाओ। जो हाथ उसे वापस पीछे करने की कोशिश कर रहा था, उसने उसे झटके से पीछे हटा दिया। हैरी हेडबोर्ड के पास बिस्तर पकड़कर खड़ा था। वह झुका और उग्र तीव्रता के साथ फुसफुसाया, लगभग शब्द थूकते हुए। फिलहाल दूसरों में से किसी को भी पता नहीं है कि ऑटो तुमको जानता है, लेकिन यह केवल कुछ समय की बात है, इससे पहले कि उन्हें पता चले। वे इस सब में तुम्हारी भूमिका के बारे में सोचने लगेंगे एंड्रू। मैं बिना किसी ठोस कारण के इस गिरफ्तारी में देरी नहीं कर सकता। एंड्रू ने हैरी की शर्ट का कॉलर पकड़ा। अपने करीब देखो हैरी, अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, देखो, उसने कहना शुरू किया, फिर हार मान ली और वापस तकिए पर पड़ गया। क्या देखो? हैरी ने जोर दिया, लेकिन एंड्रू ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उसे रुकने के लिए इशारा कर रहा था। वह अचानक इतना बूढ़ा और छोटा लग रहा था। हैरी ने सोचा, एक बूढ़ा, छोटा और काला एक बड़े सफेद बिस्तर में। एक नर्स ने बेरहमी से हैरी को परे धकेल दिया और लिफ्ट के दरवाजे बंद होने से पहले उसने आखिरी बार एंड्रू का बड़ा काला हाथ देखा जो अभी भी लहरा रहा था। अध्याय 27। एक मृत्यु दंड। बॉन्डी समुद्र तट के पीछे के टीले पर दोपहर के सूरज के सामने बादल का एक पतला पर्दा मंडरा रहा था। रेत और समुद्र खाली होने लगे थे और ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध ग्लैमरस समुद्र तट पर रहने वाले लोगों की एक सतत धारा आ निकली थी। सन क्रीम पुते होंठ और नाक वाले सर्फर, बॉडी बिल्डर, रोलर ब्लेड्स पर कट ऑफ जीन्स में लड़कियां, धूप से झुलसी हुई बी ग्रेड मशहूर हस्तियां और सिलिकॉन संवर्धित अप्सराएं। संक्षेप में सुंदर, युवा और कम से कम सतही तौर पर सफल लोग। कैम्पबेल परेड व बुलेवार्ड, जहां बेहतरीन फैशन बुटीक और छोटे सादे लेकिन महंगे रेस्तरां एक के साथ एक सटके खड़े होते हैं, दिन के इस समय में लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। खुली स्पोर्ट्स कारें ट्रैफिक में धीरे धीरे चल रही थीं, हालांकि उनके इंजन में से अधीर गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं, जबकि ड्राइवर दर्पण वाले धूप के चश्मों के माध्यम से फुटपाथ पर हो रही गतिविधियों को देख रहे थे। हैरी ने क्रिस्टीन के बारे में सोचा। वह उस समय के बारे में सोच रहा था जब वह और क्रिस्टीन अंतर रेल यात्रा पर गए थे
और कान में ट्रेन से उतरे थे। ये पर्यटन का चरम मौसम था और पूरे शहर में एक भी सस्ता कमरा नहीं था। वे घर से इतने लंबे समय से बाहर थे कि अब वे अपनी गुल्लक को खंगाल रहे थे और उनका यात्रा बजट निश्चित रूप से किसी भी लग्जरी होटल में एक रात बिताने तक के लिए नहीं खिंच सकता था। इसलिए उन्होंने पूछताछ की कि अगली ट्रेन पेरिस के लिए कब रवाना होगी। स्टेशन पर लॉकर में अपने रक्सैक रखे और ला क्रॉयसॉ के लिए रवाना हो गए। वे इधर उधर घूमते हुए लोगों और जानवरों को देखते रहे। सभी एक जैसे सुंदर और समृद्ध थे। बड़े यॉट, प्रत्येक अपने स्वयं के चालक दल के साथ। एक या दो कमरों वाली मोटर से चलने वाली नावें जो एक यातायात वाहन का काम देती थीं, जिनके छत पर हेलीकॉप्टर पैड था और पीछे के हिस्से से बंधी हुई थीं, जिस सबको देखकर वहीं और उसी समय उन्होंने कसम खाई कि जीवन पर्यंत वे समाजवादियों को ही वोट देंगे। आखिरकार सैर करके उन्हें इतना पसीना आ गया कि उन्हें तैरने की जरूरत पड़ी। तौलिए और नहाने की पोशाकें रक्सैक में थीं, इसलिए मजबूरी में उन्हें अपने अंदर के कपड़ों में ही तैरने के लिए जाना पड़ा। क्रिस्टीन के साफ निकर खत्म हो चुके थे और उसने हैरी की एक मजबूत कच्छे की जोड़ी पहन रखी थी। वे महंगे तैराकी के कपड़ों और भारी आभूषणों के बीच अपने सफेद कच्छे बनियान में खुशी से खिलखिलाते हुए भूमध्य सागर में उतर गए। हैरी को बाद में रेत पर लेटे हुए क्रिस्टीन की धूप में चमकती पानी की बूंदों के साथ उसकी चमकती त्वचा, धूप से गहराई रंगत की उसकी टांगें, फ्रांसीसी लोगों की घूरती नजरें, उसे अच्छा लगा था वह जिस तरह से उसे देख रही थी। उसे अपनी ओर ध्यान से देखते हुए उसने देख लिया था। फिर कैसे वह मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से हंसते हुए उसके ऊपर गिर पड़ी। बाद में उन्होंने एक अत्यधिक महंगे रेस्तरां में खाना खाया जहां से समुद्र दिख रहा था, और फिर सूरज के डूबने के समय पर वे रेत पर बैठे हुए थे जहां क्रिस्टीन ने इस खूबसूरत नज़ारे को देख कुछ आंसू बहाए और वे सहमत हुए कि वे कार्ल्टन होटल में बुकिंग करेंगे और बिना भुगतान किए चुपचाप निकल जाएंगे, और शायद जो उन्होंने पेरिस में 2 दिन रहने की योजना बनाई थी उसे छोड़ देंगे। जब उसका मन क्रिस्टीन की ओर जाता था तो सबसे पहले उसे उन्हीं गर्मियों का ख्याल आता था। वह समय इतना उत्कट था और बाद में ये कहना आसान था कि अलगाव होना ही था, लेकिन हैरी को उस समय इसके बारे में सोचना याद नहीं था। उस शरद ऋतु में हैरी ने अपनी सैन्य सेवा की और क्रिसमस से पहले क्रिस्टीन की एक संगीतकार से मुलाकात हुई और वो लंदन चली गई। हैरी, लेबी और वॉटकिंस कैम्बल परेड और लैमरॉक एवेन्यू के कोने पर एक फुटपाथ कैफे में बैठे थे। मेज छाया में थी। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन इतनी देर नहीं हुई थी कि उनके धूप के चश्मे अजीब लगे। गर्मी में उनके जैकेट ठीक नहीं दिख रहे थे, लेकिन फिर उसका विकल्प था लंबी बाजू की कमीजें और गन होल्स्टर्स। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वे बस इंतजार करते रहे। सैरगाह के बीच में समुद्र तट और कैम्बल परेड के बीच सेंट जॉर्ज थिएटर था, एक खूबसूरत पीली इमारत जहां ऑटो रेक्थनैगल जल्दी ही प्रदर्शन करने वाला था। क्या तुमने इससे पहले ब्राउनिंग हाई पावर का उपयोग किया है? वॉटकिंस ने पूछा। हैरी ने ना में सिर हिलाया। जब उसे आग्नेयास्त्र मेज पर तैयार किया जा रहा था, तब उसे दिखाया गया था कि उसे बंदूक को कैसे लोड करना है और सेफ्टी कैच कैसे लगाना है, और बस इतना ही। ये कोई समस्या नहीं थी। हैरी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऑटो एक मशीन गन निकालेगा और उन सभी को धुन डालेगा। लेबी ने अपनी घड़ी देखी। समय आ गया है कि हम चल दें। उसके सिर के चारों ओर पसीना आया हुआ था। ठीक है, एक आखिरी बार दोहराते हैं। जब हर कोई मंच पर है और समापन के बाद हल्के से नतमस्तक हो रहे हैं, हैरी और मैं बगल के दरवाजे से प्रवेश करेंगे। मैंने व्यवस्था की है
कि केयरटेकर इसे खुला छोड़ देगा। उन्होंने रेख्तनागेल के ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर एक नेम प्लेट भी लगा दी है। रेख्तनागेल के आने तक हम बाहर खड़े रहेंगे और हम उसे वहीं गिरफ्तार कर लेंगे, हथकड़ी लगाएंगे और जब तक कोई आपातकालीन स्थिति नहीं होगी कोई हथियार नहीं निकलेगा। पिछले दरवाजे से बाहर निकलेंगे जहां पुलिस की गाड़ी हमारा इंतजार कर रही होगी। लेबी वॉकी टॉकी के साथ भीड़ में होगा और जब रेख्तनागेल रास्ते में होगा तो वह हमें कॉल करेगा, या तब अगर रेख्तनागेल को शक हो जाए और वह भीड़ के बीच से भागकर मुख्य द्वार की ओर जाने की कोशिश करे। चलो अपनी जगह लेते हैं और खामोशी से प्रार्थना करते हैं कि उनके पास एयर कंडीशनिंग हो। सेंट जॉर्ज थिएटर का छोटा निजी सभागार खचाखच भरा हुआ था और पर्दे के उठते ही माहौल जोशीला था। हालांकि वास्तव में पर्दा उठा नहीं था, गिर गया था। जोकर खड़े होकर छत की ओर देख रहे थे जहां से पर्दा गिरा था। फिर उन्होंने बेतहाशा इशारे करते हुए इधर उधर भागते हुए, मंच से पर्दा हटाते हुए, एक दूसरे पर फिसलते हुए और सिर झुकाए टोपी उतारते हुए दर्शकों से माफी मांगते हुए मामले पर चर्चा की। इन सभी पर प्रतिक्रिया दर्शकों ने हंसी मजाक और हंसी मजाक से भरे शब्दों से किया। भवन में कलाकारों के काफी संख्या में मित्र और परिचित मौजूद थे। मंच को साफ कर दिया गया और एक मचान दृश्य में बदल दिया गया और ऑटो ने एक ड्रम पर बजाए गए भारी अंतिम संस्कार के संगीत पर प्रवेश किया। हैरी ने गिलेटिन देखा और तुरंत महसूस किया कि ये उसी नाटक का एक रूपांतर था जिसे उसने पावर हाउस में देखा था। जाहिर तौर पर आज रात रानी इसमें शामिल थी, क्योंकि ऑटो ने बेहद लंबे सफेद विग और सफेद पाउडर वाले चेहरे के साथ एक लाल बॉल गाउन पहना हुआ था। जल्लाद के पास भी एक नई पोशाक थी, बड़े कानों वाली एक चुस्त काली पोशाक और उसकी बाहों के नीचे बद्धी, जिससे वह शैतान जैसा दिखता था, या एक चमगादड़, हैरी ने सोचा। गिलेटिन का ब्लेड उठाया गया, नीचे एक मज्जा रखा गया और ब्लेड गिर गया। एक धमाके के साथ वह ब्लॉक से ऐसे टकराया मानो मज्जा वहां था ही नहीं। जल्लाद ने विजयी भाव से दोनों हिस्सों को हवा में उठाया, जबकि दर्शक खुशी से झूम रहे थे और सीटियां बजा रहे थे। कुछ हृदय विदारक दृश्यों के बाद, जिसके दौरान रानी रोई और दया की भीख मांगी और काले कपड़े पहने आदमी के साथ खुद को जोड़ने की व्यर्थ कोशिश की, उसे गिलेटिन पर खींच लिया गया, जबकि उसके पैर उसकी पोशाक के नीचे इधर उधर मचल रहे थे, जिससे दर्शकों को बहुत खुशी हुई। गिलेटिन को फिर से उठाया गया और ड्रम बजना शुरू हो गया, जो रोशनी के कम होने के साथ साथ और भी तेज होता गया। वॉटकिंस हल्के से झुका। तो क्या सुनहरे बालों वाली मंच पर भी मारे जाती हैं? ढोल बजना जारी रहा। हैरी ने चारों ओर देखा। लोग अपनी कुर्सियों के किनारे पर बैठे थे। कुछ के मुंह खुले हुए आगे की ओर झुके हुए थे, दूसरों के हाथ उनके कानों पर थे। कई पीढ़ियां 100 से अधिक वर्षों से इसी तरह बैठी खुद को एक ही नाटक से प्रसन्न और भयभीत होने की अनुमति देती रही थीं। मानो उसके विचारों का उत्तर देने वॉटकिंस फिर से उसकी ओर झुक गया। हिंसा कोका कोला और बाइबल की तरह है, अमर। फिर भी ड्रम बजाना जारी रहा और हैरी ने देखा कि इसमें समय लग रहा था। पिछली बार ब्लेड को गिरने में इतना समय नहीं लगा था। लगा था क्या? जल्लाद चिंतित था। वह आगे बढ़ा और गिलेटिन के शीर्ष की ओर देखा, जैसे कि कुछ गड़बड़ हो। तभी अचानक बिना किसी के जाहिर तौर पे कुछ किए ब्लेड धड़ाम से नीचे गिर गया। हैरी का शरीर अपने आप ही अकड़ गया और जैसे ही ब्लेड उसकी गर्दन पर लगा, सभागार में सबके मुंह से आह निकल गई। ड्रम तुरंत बंद हो गया और सिर धम के साथ फर्श पर गिर गया। एक गगन भेदी सन्नाटा छा गया और फिर वॉटकिंस और हैरी के सामने कहीं से एक चीख गूंजी। थिएटर में
चारों ओर घबराहट फैल गई और हैरी ने अंधेरे में तिरछी नजरें घुमाकर देखा कि क्या हो रहा है। वह केवल जल्लाद को पीछे हटते हुए देख सका। हे भगवान, वॉटकिंस फुसफुसाया। मंच से ऐसी आवाज निकली मानो कोई ताली बजा रहा हो। फिर हैरी ने देखा कटे हुए रानी के गले की पट्टी से एक रीढ़ की हड्डी सफेद कीड़े की तरह उभर रही थी, जो धीरे धीरे सिर को ऊपर नीचे हिला रही थी। खुले हुए छेद से खून बह रहा था और मंच पर फैल रहा था। वह जानता था कि हम आ रहे हैं, वॉटकिंस फुसफुसाया। वह जानता था कि हम उस पर शक कर रहे हैं, यहां तक कि उसने अपने बलात्कार पीड़ितों की तरह कपड़े भी पहने थे। वह हैरी के चेहरे की ओर झुक गया। सत्यानाश, सत्यानाश, सत्यानाश होली। हैरी को नहीं पता था कि उसे किस चीज से इतनी बेचैनी हो रही थी, चाहे वह खून हो, बलात्कार पीड़ितों के साथ बदसलूकी का बेस्वाद मेलजोल, या बस उस आदमी की शैतानी सांस। एक लाल कुंड बन गया था जिसमें जल्लाद, जो अभी भी सदमे में था, फिसल गया जब वह सिर लेने के लिए आगे बढ़ा। वह धम के साथ फर्श पर गिर गया और दो जोकर एक दूसरे पर चिल्लाते हुए मंच पर भागे। रोशनी जलाओ, पर्दे को ऊपर खींचो। अन्य दो जोकर मंच के पर्दे को लेके भागे और चारों खड़े होकर एक दूसरे और ऊंची छत को देखने लगे। मंच के पीछे से एक चीख सुनाई दी। लाइटिंग रिग से एक चमक उठी और एक जोरदार धमाका हुआ और थिएटर पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। यह बेहद गड़बड़ है होली, चलो। वॉटकिंस ने हैरी की बांह पकड़ ली और उसे चलने को मजबूर किया। बैठ जाओ, हैरी ने फुसफुसाकर उसे अपनी कुर्सी पर वापस खींच लिया। क्या? रोशनी हो गई और मंच, जो कुछ ही सेकंड पहले खून, सिर, गिलेटिन, जोकरों और पर्दों से बिखरा हुआ था, जल्लाद और ऑटोरेक्ट नागल के अलावा खाली था। जो मंच के आगे के भाग में खड़े थे, उसकी बांह के नीचे रानी का सुनहरे बालों वाला सिर था। उनका स्वागत दर्शकों ने जोरदार उत्साह के साथ किया, जिसका जवाब उन्होंने गहरे नतमस्तक से दिया। ओह, ऐसी की तैसी, वॉटकिंस ने कहा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नॉर्वेजियन उपन्यासकार जो नेस्बो का जासूसी उपन्यास द बैट का मेरे द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद, एक हसीना का कत्ल। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।